हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस लेक्चर नंबर 1। हमारी सीरीज़ आज से शुरू हो रही है, कंप्लीट मैथमेटिक्स IIT JEE लेवल, जिसमें हम पूरी मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। पिछली वीडियो इससे पिछली वीडियो थी ओवरव्यू वाली, आपने देखी है तो अच्छी बात, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या रहने वाला है, और भी आपकी चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी बताई थी कि जेई की मैथ्स का लेवल क्या होता है, JEE 2026 में बारे में बताया था। तो हमने उसमें डिसाइड किया था कि जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सबसे पहले हम उसको कवर करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ चुकी है, स्ट्रेट लाइन का हम लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। टॉपिक्स, थोड़े से टॉपिक्स देंगे, आज पहली क्लास है तो फिर ये 1 से 1.5 घंटे की रहने वाली है। वैसे क्वेश्चंस करेंगे हम, PYQ तो आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि बेसिक है बहुत, आज तो धीरे धीरे PYQ करेंगे, मेन्स एडवांस के सब। आओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन शुरू करने से सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक बातें जो आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ी थी। जहाँ तक मुझे याद है 10th क्लास का, आई थिंक 10th ही चैप्टर था मेरे टाइम पे, तो मुझे नहीं याद अब। उसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसमें आपने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, थोड़ा प्लेन विन देखा था, मतलब ग्राफ बनाना मेरे ख्याल से आता था तब। वही बातें हम वैसे आज देखने वाले हैं, नॉर्मल चीज़ें। थोड़ा सा सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्राफ से। हेडिंग डाल लो, दिख रहा है ना? सही है। हाँ, थोड़ा सा कैमरा ओसिलेट कर रहा है, आप संभाल लेना यार, ठीक है ना। चलो मैं हाथ पीछे कर लूँगा। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राफ, देखो क्लियर हो गया ना। थोड़ी सी ग्राफ की बातें करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। देखो मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स के ढंग से एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कार है, या फिर मैं बोलूँ एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, यानी कि वो आगे जा सकता है या तो पीछे जा सकता है। इसका मतलब यही हो, मतलब एक डायमेंशन में चल रहा है बस, या तो आगे या तो पीछे। सिमिलरली हो सकता है कि वो आगे जाए, थोड़ा सा पीछे आए, फिर थोड़ा सा आगे जाए, पर थोड़ा सा फिर ऊपर चला जाए, तो क्या होगा, यानी कि अब वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे। आगे गया, पीछे आया, आगे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर आगे पीछे कुछ उसने करा। फिर हो सकता है वो थोड़ा बाहर अंदर भी आए। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, आओ थोड़ा लिख के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 डायमेंशन की। मान लो कोई बॉल है या फिर कोई पार्टिकल है, अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल एक लाइन इन्फिनिट नंबर्स के साथ, या तो वो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। ना वो ऊपर जा सकता, ना वो प्लेन के बाहर आ सकता, समझे ना, बाहर की साइड, ऐसे बाहर, ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल मैं बोलूँ डायमेंशन होती है, फिर हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है जो एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। से 2 डायमेंशन क्या होता है, यानी कि एक्स एक्सिस में तो मूव कर ही रही है, पर साथ साथ में वाई एक्सिस पे भी मूव कर रही है। समझे मेरी बात? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। आगे पीछे ऊपर नीचे, यही हम ग्राफ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक यूनिट हम 2 डायमेंशन की बात करने वाले हैं, अभी बात करते हैं और, ठीक है। 3 डायमेंशन की बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारा पूरा चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो इसी से रिलेटेड है। उसमें भी थोड़ा थोड़ा हमारा 2 डायमेंशन का यूज होता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ये मेरे ख्याल से पता होगी सबको, बस जेड एक्सिस आपके लिए थोड़ी नई है अगर आप 11th में आए हो अभी, बाकी एक्स वाई तो आपको पता ही होगा।
ये क्या हो गया बाहर, ये हो गया अंदर। बाकी ये तो सब हम 3D ज्योमेट्री में देखेंगे। हम जो इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो है ये ग्राफ, 2 डायमेंशनल ग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं उसमें 2 डायमेंशन होने वाले हैं, यानी कि 2 एक्सिस होने वाली है। एक्सिस मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि एक लाइन का मतलब क्या होता है। लाइन का मतलब होता है कि वो इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो सकती है। मतलब कभी आप ये नहीं बोल सकते कि यार एक लाइन है 2 यूनिट्स की है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। 3 यूनिट्स की ऐसे भी नहीं बोल सकते। जो लाइन सेगमेंट होती है वो आपकी फाइनाइट लेंथ की होती है। आई होप ये बातें भी आपको पता होगी वैसे, फाइनाइट लेंथ की। और तीसरी चीज आपकी आती है रे। ठीक, रे क्या होता है, एक साइड से स्ट्रेच या फिर इलोंगेट, कुछ भी बोल लो, हो सकती है। यानी कि ये होगी आपकी लाइन। डॉट डॉट का मतलब क्या है, इन्फिनाइट तक जा रही है। ये हो गई आपकी एक लाइन सेगमेंट, और ये हो गई हमारी एक रे। यहाँ पे मैंने एरो बनाया, एरो का मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेच हो सकती है। मतलब मैं लाइन में भी ऐसे अगर एरो बना दूं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी रे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है जो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, बताओ क्या होती है। क्या लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, या फिर आपका रे होती है। तो हम बोलोगे, क्या बोलोगे कि जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी बताता हूँ 1 मिनट, वो हमारी एक लाइन होती है, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया कोऑर्डिनेट, एक शब्द यूज किया एक्सिस। एक्सिस की स्पेलिंग देखना एक बार, ई लगाया हो मैंने। एक्सिस जो आपका होता है आई के साथ सिंगुलर होता है। अब तो इंग्लिश की बात आ गई यार। ई ए एक्स ई एस जो होता है आपका मतलब प्लूरल। अगर मैंने आपको कभी बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात बताओ, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक तो यार भाषा ऐसी, एक्सिस भी सेम एक्सिस भी सेम है, बोले नहीं जा रहा। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है आपकी मतलब बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बात आप ध्यान रखोगे, मतलब एक्स और वाई एक्सिस को मिला के क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ई वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, एरो बना दिया मैंने, मतलब यहाँ पे भी स्ट्रेच हो सकती है, यहाँ पे भी स्ट्रेच हो सकती है। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ऊपर भी स्ट्रेच हो सकती है, नीचे भी स्ट्रेच हो सकती है, एक्स वाई। हमने किया क्यों, मतलब ऐसा हमारी करने की जरूरत क्या पड़ी। देखो यार, जो मैथ्स है, अब मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो जैसे फिजिक्स की बात लूँ मैं एक बार के लिए। फिजिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि एक कार इतने स्पीड से मूव कर रही है, इतने ऊपर जा रही है, एक बॉल है वो बाउंस कर रही है, उसका कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी इतना है, वगैरह वगैरह। तो यार इन सबको हमें पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है। मान लो फॉर एग्जांपल एक ग्राफ भी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। मान लो आपने सब सुना होगा, एक ग्राफ सुना होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं सुना कोई बात नहीं, एक बार समझो बात को। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है। अब बोलोगे यार ये y एक वेरिएबल है, x दूसरा वेरिएबल है, y बराबर है x के स्क्वायर के, इतना ही बोल सकते हो। पर मैं अगर बोलूँ कि नहीं मुझे इसको पिक्टोरियल फॉर्म में बना के दिखाओ, तो हम उसके लिए ग्राफ का यूज़ करते हैं। अभी इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब मेन बात करते हैं। जो आपकी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, और ये जो ओरिजिन है वो मिडल में होता है बिल्कुल। और उसके अलावा जो भी आपका ग्राफ में पार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी सबको बात पता है। आई होप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी ली होगी, फिजिक्स में ही पढ़ ली होगी। अब हम बात करते हैं और अच्छी सी एक्स एक्सिस की। हम बात करें
तो कुछ इस तरह की लाइन होती है। उस एक्सिस पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ओरिजिन लाई कर रहा है। मान लो मैंने यहाँ बोल दिया, ओरिजिन पे जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं 0। अब देखो यार, बेसिकली ये एक्सिस जो है या फिर ग्राफ जो है, उस पर हम किसको प्लॉट करेंगे, या फिर वो किस चीज़ को पिक्टोरियली दिखाने के लिए बना है, बताओ। क्या यहाँ पे हम अपना नाम लिखूंगा, मैं भी दक्ष लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, फिर मैं बोलूँ दक्ष कोमा बोला नाम, ऐसा तो होगा नहीं। किस चीज़ की बात करें हम, कर तो नंबर की बात रहे हैं। यानी कि मैथ्स में हम नंबर्स को, या मैं बोलूँ बेसिकली आपके फंक्शंस को ग्राफिकली पिक्टोरियली दिखाने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप देखो, इतनी डिटेल में मत जाओ, दिमाग जितना डिटेल में जाओगे उतना दिमाग खराब होगा। थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता हूँ वरना दिक्कत होगी। आपके एक्स एक्सिस पे नंबर होते हैं, सबसे बीच में होता है 0। उसके जो हम आगे जाते हैं तो हमें दिखते हैं पॉजिटिव नंबर। जब उसके पीछे जाते हैं हम तो हमें दिखते हैं नेगेटिव नंबर। आई होप इतना पता है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, इसी को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली आपका वाई एक्सिस भी यहीं ले लेता हूँ यार, मैं जगह बचाते हैं थोड़ी। यहाँ जो ओरिजिन है उसके ऊपर जितना जाओगे आप तो आपको पॉजिटिव नंबर दिखेंगे, नीचे जितना जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर दिखेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या वाई एक्सिस। अब कुछ बात देखना, एक बढ़िया सी बात, दिमाग लगाना खुद। आगे जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव। ये दोनों मतलब आगे और ऊपर मिलकर कौन सा क्वाड्रेंट बना रहे हैं, इधर देखो। ये है आपका पॉजिटिव वाला साइन एक्स एक्सिस का, ये है आपका पॉजिटिव वाला साइन वाई एक्सिस का। ठीक है, तो मतलब आप कुछ चीज नोटिस कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो आपका पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे इस फॉर्म के होंगे, पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी आगे जाके एक बार हम देखेंगे फिर से। थोड़ा इतना ध्यान रखो कि एक्स एक्सिस पीछे की तरफ नेगेटिव, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो मतलब पीछे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। ये लिखने का स्टाइल है। पीछे नेगेटिव नीचे नेगेटिव, पीछे नेगेटिव नीचे नेगेटिव, पीछे नेगेटिव नीचे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब मैंने यार क्या कर दिया, ब्रैकेट बना के क्या लिख दिया, तो आपको पता ही है यार, मैं तब भी बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि देखो यार जो मैथ्स है बेसिकली क्या है, लैंग्वेज और यूनिवर्स है। वो पेन फैला यार, कोई बात नहीं, ध्यान रखूंगा। ये आपका ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने बोला फिजिक्स की भाषा में कि एक पर्सन है, वो 3 मीटर आगे गया और 2 मीटर ऊपर गया। उसको आप ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे। ओरिजिन पे हम मानते हैं कि कोई भी हमारा जो बोलते हैं पार्टिकल है वो हमेशा इनिशियली ओरिजिन पे रहता है। यानी कि किसी ने बोला कि यार 3 मीटर आगे गया, तो 3 मीटर आगे कहाँ से गया, अपने घर से नहीं, ओरिजिन से। ओरिजिन पे खड़ा था ओरिजिनली, ओरिजिन पे खड़ा था ओरिजिनली। हमने बोला 3 मीटर वो आगे गया, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 2 मीटर ऊपर गया, 1 मीटर 2 मीटर। मतलब पहले ऐसे गया, यहाँ खड़ा हो गया, बोला मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसे गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 3 आगे 2 ऊपर। इसको मैथ्स की भाषा में कैसे लिख के दिखाते हैं, 3 आगे 2 ऊपर। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। यहाँ तो हम बेसिकली एक पर्सन की बात कर रहे थे, समझ गए मेरी बात। एक ब्रैकेट बना के सबसे पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब कितना आगे गया या फिर पीछे गया, और कोमा लिख के हम लिखते हैं कितना ऊपर गया या फिर नीचे गया। थोड़ा और देखते हैं। हमने बोला कि एक पर्सन 4 मीटर पीछे गया और 4 मीटर ही नीचे गया, और नीचे आ गया, फिर 4 मीटर ही नीचे आ गया इस पॉइंट पे। यानी कि 4 पीछे 4 नीचे। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे मैंने 4,4 तो लिख दिया, पर वहीं अगर मैं बोलूँ कि यार एक पर्सन 4 आगे गया और 4 ऊपर गया, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कायदे से मुझे लिखना तो यहाँ पे भी 4,4 चाहिए।
4 आगे 4 ऊपर, 4 आगे 4 ऊपर, शुरू में एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में वाई कोऑर्डिनेट। अब पर ये और ये तो सेम हो गया, पर इनका जो पॉइंट है वो तो अलग अलग है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होती है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। अभी 4 मीटर पीछे गया था तो मैं पे -4 लिखूंगा, 4 मीटर नीचे गया था तो -4 लिखूंगा, यानी कि वाई एक्सिस पे हम अप को लिखते हैं पॉजिटिव और डाउन को लिखते हैं नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बड़ा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कभी लिख दूं कि ये पार्टिकल x, y पे है तो आप क्या समझोगे? इसका x कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसका एब्सीसा क्या होता है? एब्सीसा मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, वो है इसका x कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट, इसका नाम है दूसरा बस, y कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं y। अभी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आता है, मेन से क्वेश्चन आया हुआ है कि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट इतना है, बताओ। फिर आगे पूछा था जो भी था, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, बड़ी बेसिक बातें हैं। कोऑर्डिनेट की एक बार फिर से देखते हैं, आपको अब समझ में आया होगा कि यहाँ पे जब भी जाएगा आगे जाएगा यानी कि पॉजिटिव जाएगा, जब भी जाएगा ऊपर जाएगा यानी कि पॉजिटिव जाएगा। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी पॉइंट हो सकते हैं सारे प्लस कोमा प्लस के होंगे, यानी कि आगे भी प्लस, एब्सीसा भी पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, सिमिलरली बाकी 3 भी कोऑर्डिनेट है। पढ़ाई होगा यार, इतना तो देखो मैं मान के चल रहा हूँ। अब वैसे मैंने बहुत बेसिक बता दिया, इतना बताना नहीं चाहिए था, देखो बता दिया मैंने तब भी। और बताओ, बढ़िया। चलो एक बात करते हैं नॉर्मल सी, थोड़ी सी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्या कर दिया मैंने, एक बना दिया आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब बेसिकली आपका एक्स और वाई एक्सिस बना दी मैंने, और एक उसके ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि हमने मैगी बनाई, तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में क्या करा, तेल गरम किया, उसके ऊपर फिर हमने थोड़े प्याज टमाटर काट के डाले, मैगी मसाला डाला, थोड़ी उबली हुई उसकी हमने मैगी डाल दी, उसको तड़का लगवा दिया, और हमारी बाउल में मैगी बन के तैयार हो गई। तो जो हमारी मैगी है वो है हमारा ग्राफ, पर जो हमारी कढ़ाई थी वो है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ऐसे समझ लो। ठीक है ना? अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y। पहला क्वेश्चन, पॉइंट है A, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा एक बात तो बताना भूल ही गया, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है दोनों, x और y, कहाँ गई? इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, याद रखेंगे। यहाँ पे आओ, मैंने पूछा डिस्टेंस बताओ पॉइंट A का x एक्सिस से। x एक्सिस क्या होती है? ये। अब डिस्टेंस पूछा, अब डिस्टेंस तो यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी लाइन खींचेगी दोनों को टच करते हुए वो परपेंडिकुलर रहेगी एक्स एक्सिस से। बात समझ में आई? यानी कि जब भी कभी बोला हो कि डिस्टेंस बताओ पॉइंट का किसी लाइन से या एक्सिस से, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ये लेंथ हमसे पूछे, ये लेंथ क्या है यार? हमें पता है कि ये एक्स आगे गया था, यानी कि ये एक्स है, ये वाई ऊपर गया था, यानी कि ये वाई है लेंथ। तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ तो वाई है या नहीं? ठीक है। दूसरी बात मुझे बताओ कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट ए है, इससे वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, मतलब ये डिस्टेंस, ये तो एक्स है। अब मेरी बात सुनना, एक मैंने आपको अभी बताया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट जो कि ऑर्डिनेट होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब मुझे बताओ क्या जो डिस्टेंस होती है कभी प्लस या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे एक मोड लगाते हैं, एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगी बात। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया ग्राफ, मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया एक -2,4, यहाँ पे -2,4 मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया जिसको मैं P बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताओ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, अब सही है,
फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये अब ये क्या है, ये है आपकी बेसिकली 4, लिख दिया 4, हो गई डिस्टेंस, खत्म बात। अब हम सिमिलरली पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे -2, कुछ लोग बोलेंगे 2, पर समझदार लोग बोलेंगे 2। अब आप बोलोगे यार ये तो -2 है कोऑर्डिनेट, तो आपने 2 कैसे लिख दिया, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे एक मोड लगाया। मोड का मतलब समझते हो ना, कभी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो उसको मैं पॉजिटिव करके लिख देना है, इतनी बात है बस। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखना, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लिखना हमें पॉजिटिव ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है बेसिकली, बेसिक बात है बड़ी, ठीक है। आई थिंक ग्राफ के बारे में इतना बहुत है। हाँ एक चीज़ आपको और बता दूँ, हाउ टू assume a point on x and y axis, यानी कि अगर मैं बोलूं आपको कि कोई पॉइंट है P x एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप बोलोगे यार P पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता यार, देखो कुछ तो उसमें स्पेशलिटी, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ तो उसमें स्पेशलिटी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितना भी आपका पार्ट है एक्स एक्सिस का, उस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, समझदार लोग बोलेंगे 0, यानी कि यार देखो ये ओरिजिन क्या है 0,0, ये तो पता ही है, यानी कि आप ऊपर तो नहीं जा रहे ना नीचे जा रहे, आप अभी 0 पे खड़े हो, आप आगे आगे जाए जा रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले आएगा 1,0, ऊपर तो गए नहीं ना नीचे गए, आगे गए 2,0 एंड सो ऑन। तो आप एक पैटर्न देखोगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कुछ भी हो सकता है, पर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस पे क्या होगा आपका पॉइंट, वो होगा आपका α,0। सिमिलरली ये साइन होता है सिमिलरली का, ऑन वाई एक्सिस ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,β। आई होप समझ में आई बात, बड़ी आसान बात थी। दूसरी बात करते हैं, दूसरा टॉपिक डालो, बोलूँगा हमारी बेसिक अभी बातें चल रही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्राफ, ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, अब क्या आएगा बेसिकली, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बेसिकली यार देखो ये आपने मेरे ख्याल से 10th क्लास में पढ़ा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस, इसी पेज पे खत्म कर दूंगा, ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा यूज़ होना भी नहीं, थोड़ा बहुत होना है, आज की क्लास में होगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्या ब्रेक ले लो 1 मिनट का, आओ करते हैं। ट्राइंगल आप सभी को पता है कि यार 3 साइड्स वाला एक फिगर, एक पॉलीगन जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल भी बहुत सारे तरीके के होते हैं बेसिकली। ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जान लो भाई, क्योंकि बहुत यूज होने वाला है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, ट्राइंगल, सीधी बात। इक्विलेटरल आपका हो सकता है वो आइसोस्केलस, आपका हो सकता है वो स्केलन। इक्विलेटर का मतलब क्या होता है, एक होता है आपका राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड। इक्विलेटर का मतलब 3 साइड्स तीनों बराबर। आइसोस्केलस का मतलब 2 साइड्स बराबर एक अलग। स्केलन का मतलब तीनों अलग। राइट एंगल आपको पता है, एक एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा, और उनमें एक प्रॉपर्टी लगती है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगी। ये थी ट्राइंगल की बातें बेसिकली। अब 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है बेसिकली, सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप डिफरेंट साइज, मे और मे नॉट, मतलब उनकी जो शेप होती है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कभी एक सर्कल और कभी एक ट्राइंगल बराबर नहीं हो सकते, कभी एक इक्विलेटरल और कभी एक राइट एंगल ट्राइंगल बराबर नहीं हो सकते। बराबर इन द सेंस सेम सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है ना।
हमेशा जिनकी शेप सेम होती है वही सिमिलर हो सकते हैं जी। और साइज़ की बात करें तो साइज़ अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो एक ट्राइंगल है ABC, यह है PQR, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में 90 डिग्री है। अब दोनों सिमिलर है या नहीं वो हम कैसे पता लगाएं? सबसे जो पहला क्राइटेरिया है आपका, अगर उन दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल सेम हो जाते हैं, यानी कि उसमें ए क्राइटेरिया लग जाएगा। यानी कि मैं बोलता हूं कि इसका C एंगल और इसका R एंगल अगर बराबर है, इफ एंगल C इज बराबर एंगल R, और हमें पता है एंगल A एंगल P बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मैं लिखूंगा ऐसे, चलो मैं भी लिख के बताता हूँ, उसमें भी थोड़ी बात है, बताऊंगा अभी। यानी कि अगर दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल सेम हो जाते हैं तो वो दोनों सिमिलर है। दूसरी बात, अगर उन दो ट्राइंगल में एक साइड, एक एंगल और एक साइड बराबर हो जाती है तो वो सिमिलर है। तीसरी बात, अगर उन तीनों की साइड्स बराबर हो जाती है तो वो सिमिलर है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ एक मिनट के लिए, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो ये पॉइंट है कोई, एक पॉइंट नहीं, सॉरी, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, दो ट्राइंगल मैंने बना दिया है। अगर ABC और अगर PQR सिमिलर है, मैं बता रहा हूं आपको सिमिलर है, ABC इस सिमिलर, ये साइन होता है सिमिलर का। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ी हुई ये बात है। ABC सिमिलर टू PQR, मैंने लिख दिया कि दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे फ़ायदा क्या है? सिमिलर है तो है, हमें क्या है बताता हूँ फ़ायदा क्या है। इसकी AB साइड और इसकी PQ साइड, शुरू के दो अक्षर उठाओ, AB PQ, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो वो बराबर होगा, अब बाद के दो अक्षर उठाओ, BC QR, BC अपॉन QR के, और वो बराबर होंगे, आप शुरू का और आखिरी का अक्षर उठाओ, AC PR, AC अपॉन PR के। ये जरूरी है, दिस इज दी रूल जिससे हम बोलते हैं कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दो एंगल बराबर है तो सिमिलर है। अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, ऐसे साइन, मतलब मान लो कि AB बाय PQ बराबर हो गई BC बाय QR के, और साथ साथ में पता लग गया कि कोई एंगल B बराबर है एंगल Q के, तो ये आपका जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो नई वाली कंडीशन लगेगी। और सिमिलर कैसे होते हैं, वो तीन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया पीछे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रहा यार, देखो क्योंकि टाइम वेस्ट है और आप भी कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी मेन मुद्दे की, जो कि होने वाला थर्ड टॉपिक, वेरी इजी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बताना जरा क्वेश्चन। एग्जाम्पल, एक पॉइंट है कोई ये जिसको मैं बोल रहा हूं 1,3, एक पॉइंट है कोई ये जिसको मैं बोल रहा हूं 2,5, इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ए, इसको मैं बोलता हूं पॉइंट बी। फाइंड लेंथ ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इन दोनों की लेंथ कितनी है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है मुझे बताओ। ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, बताओ, थोड़ा सोच लो। अब कुछ लोग छूटते ही बोलेंगे कि यार डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ए भी लेंथ आ जाएगी, बड़े आराम से आप निकाल भी दोगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। पर मैं वही क्या बोल दूं, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ट्राई करो, अब दिमाग खुलेगा आपका। बताया था मैं और भी वीडियो में कि तीन तरह के बच्चे होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो बोलेंगे यार ऐसे कैसे होता है, यार हम नहीं कर रहे, यार ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला आप बता नहीं रहे हो।
डिस्टेंस आप निकलवा रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग? कुछ लोग तो हाथ खड़ा कर देंगे, यार हमसे नहीं हो रहा। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, कुछ ना कुछ अनाप शनाप आंसर ले आएंगे जिनका कोई लॉजिक है नहीं, और जो गलत आएगा वो भी मैं बोलूँगा कि पहली कैटेगरी से कुछ अलग नहीं है। जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो सबसे बढ़िया है। तीसरी कैटेगरी वाले क्या होंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अच्छा, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है? अभी तक मैंने पढ़ा है ग्राफ और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अच्छा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, सोच लो थोड़ा, 1 मिनट सोच लो। चलो मैं बताता हूँ, फिर हिंट देता हूँ एक। चलो, इस पूरी फिगर को ग्राफ पे प्लॉट करो, फिर देखो। करो करो, मज़ा आएगा। ऐसे तो मज़ा आता है यार, फिर मज़ा क्या, मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाओगे। क्वेश्चन करो ना करो आपको पता नहीं, आपके ऊपर है वो। तो ऐसे करो, मज़ा आता है। थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। करो, आएगा। निकालो ग्राफ प्लॉट करो इसको पूरे को। वाह, अब मैं करता हूँ, बनाते हैं ग्राफ। इसको फिगर को छेड़ते नहीं, तो पीछे कर लेता हूँ। अब इसका हम लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। ये बना ली मैंने एक्स एक्सिस, ये बना ली मैंने वाई एक्सिस। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1,3। 1 मतलब एक आगे 3 ऊपर, यहाँ पे 2,5, 2 आगे 5 ऊपर, यानी कि यहाँ। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा जरूर है पर दिख रहा होगा। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी सी हम डिस्टेंस लिखते हैं। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस, ये हमारी 3 पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट है हमारा 1,3, यानी कि 3 ऊपर गया है, यानी कि डिस्टेंस आपकी 3 है। ये डिस्टेंस क्या है आपकी? ये डिस्टेंस है आपकी 1। ये डिस्टेंस क्या है आपकी? ये डिस्टेंस है आपकी 5। और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है हमारी कितनी? 2। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखोगे यार, एक फिगर सी बन रही है। अगर मैं आपको, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको? मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाया, उसका तो यूज़ कर लिया हमने। दूसरी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई ट्रायंगल्स। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है क्या? कुछ लोग बोलेंगे हाँ दिख तो रहा है। ए बी, अगर यहाँ पे कोई लाइन और आ जाती तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यार मैथ्स की यही तो खास बात है कि कोई चीज़ नहीं है तो उसको ले आओ। अलजेब्रा में भी यही होता है, कोई नंबर नहीं है ले आओ। इसमें भी यही है, कोई लाइन नहीं है तो बना लो, कौन मना कर रहा है ना? यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत थी, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, जैसे 10th 9th में लिखते थे। चुपचाप अपना निकालो। ये हो गया ए बी लेंथ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे कुछ जा रहा है ऐसे, यहाँ पे कुछ जा रहा है ऐसे। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, परपेंडिकुलर बना दिया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया। हमें जाननी है ए बी डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ सी। ए सी कितना है हमारे पास? ए सी यानी कि एयर कंडीशनर कितना है? ये है हमारा 2 - 1, मतलब ये पूरा 2 था, ये 1 है, तो ये इतना कितना हो गया? ये भी 1 हो गया, यानी कि 2 - 1। ठीक है ना? इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। ए सी कितना हो गया आपका? 1 हो गया। बी सी कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना है पूरा? ये है हमारा 5। ये कितना? ये है हमारा 3। तो ये कितना हो गया हमारा? ये मतलब ये वाला, ये हो गया हमारा 2। 5 में से 3 गए 2, बस हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, हो जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो ए बी का स्क्वायर होगा बराबर होगा ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के। ए सी का स्क्वायर कितना होता है? ए सी यानी कि 1, बी सी यानी कि आपका 2, कर दो 1 + 4 5, तो ए बी कितना आ गया आपका? आ गया √5। अब कुछ लोग बोलेंगे +- √5। +- क्यों यार? डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, और क्या ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग? समझ में आई वो बात? क्या आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया? नहीं। क्या आपने डिस्टेंस निकाल ली? जी हाँ। फिर से करो ये वाला क्वेश्चन। ये बना दिया मैंने एक पॉइंट
x1 कोमा y1, ये मैंने बना दिया एक पॉइंट x2 कोमा y2, ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, मैंने बोला ए बी डिस्टेंस बताओ मेरे को, वही करेंगे। सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, पूरे को ग्राफ बना दिया। लो मैंने यही बना दिया इस बार, यहाँ मैंने लाइन खींच दी, 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 और मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। ये पॉइंट मैंने बोल दिया सी। अब ये लेंथ कितनी है, ये हो गया x2, ये हो गया x1, ये लेंथ कितनी हो गई x2 माइनस x1, ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका y1, ये लेंथ कितनी होगी y2 माइनस y1। ठीक है ना। अब हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी कितना हो गया हमारा, रूट ए सी कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बी सी कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ। क्या आपने खुद करा? बिल्कुल आपने खुद करा। मैं बोलूंगा अगर आपने ये खुद किया ना, नीचे वाला, अगर आपने ये खुद किया ये, तो आपने ये भी खुद किया। ऐसे निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ में आई? देखो यार, IIT की मैथ्स तो ऐसे तो होगी नहीं कि मैं आपको फॉर्मूले बताता रहूँ, आप क्वेश्चन उसके ऊपर ही करते रहो 4-5 और खुश हो जाओ, ऐसा तो होगा ही नहीं। फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी जानना जरूरी है, और फॉर्मूला अगर थोड़ा घुमा दे वो भी जानना जरूरी है। ठीक है ना। ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला नॉर्मल, लिख देते हैं। दिस इज आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी इजी, नो वंडर। अब निकालते नहीं, अब करते हैं हम चौथी चीज। अब इसके ऊपर देखो मैं क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन तो कराना बनता है इसके ऊपर। एक क्वेश्चन करो बढ़िया सा, इसे बाद में कराने वाला था, अभी कराता हूँ, कोई बात नहीं। ए पर्सन, लिख दो रहो, साथ साथ लिखते रहो। मूव्स 1 यूनिट राइट, 1 यूनिट अप, then half unit backward, मैं बोलूँ लेफ्ट, half unit down, then 1/4 unit right, 1/4 unit up, then and so on। मैंने क्या बोल दिया यार, थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, खुद ट्राई करो एक बार, मैं बोलूंगा आपसे होगा। फाइंड द फाइनल कोऑर्डिनेट विच द मैन विल रीच, या पर्सन है ना, पर्सन विल रीच इवेंचुअली। अब सुनो, अब क्वेश्चन ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया, ट्राई करो। मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट आप 2-4 मिनट ट्राई करो, ग्राफ बनाओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, थोड़ी सी आपको यार सीक्वेंस सीरीज इसमें आनी चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। गर्मी बहुत हो रही है यार, पंखा बंद कर रखा है पता, ताकि आवाज ना आए। करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर नहीं कर रहे हो, बस आगे कर दिया आपने, या फिर आप सुन रहे हो, तो कोई फायदा नहीं यार, कि जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं ना। यही तो दिक्कत है IIT JEE में। चलो मैं करता हूँ, और और टाइम से तो पोस्ट कर लो, और क्या। मैंने बना दी ग्राफ, थोड़ा बड़ा ग्राफ बना दिया। 0 यानी कि ओरिजिन, वो एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है ना। क्या बोला इन्होंने, ए पर्सन मूव्स 1 यूनिट राइट, यानी कि राइट गया ये 1 यूनिट। अब वही कहाँ से गया, अपने घर से गया कि नहीं। सबसे पहले ओरिजिन पे खड़ा था, 1 यूनिट राइट गया, राइट मतलब आगे। मैंने ये 1 मान लिया यार, इतना ज़्यादा बताऊंगा अभी। 1 यूनिट मैंने आगे मान लिया,
कह रहे हैं एक यूनिट अप गया, ऊपर गया एक यूनिट यहाँ पे। सबसे पहले ऐसे गया, ऐसे 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 वैसे ऊपर चला गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि मतलब मैं थोड़ा सॉलिड बनाता हूँ लाइन को, ऐसे ऊपर चला गया। अब कह रहे हैं हाफ यूनिट लेफ्ट, यानी कि हाफ तो यहाँ पे होगा, लेफ्ट गया, यहाँ पहुँच गया। हाफ यूनिट डाउन, यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहे हैं 1/4 यूनिट राइट, यहाँ पहुँच गया। 1/4 यूनिट अप, यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद इन्होंने सो ऑन लिखा है। मैं ये जूम कर रहा हूँ कि फिर से ये अब 1/8 यूनिट पीछे गया होगा, नीचे गया होगा, फिर आधा आगे, ऐसे करते करते इन्फिनाइट स्टेप्स फॉलो करे होंगे। देख रहे हो, आगे ऊपर लेफ्ट नीचे, आगे ऊपर लेफ्ट नीचे, आगे ऊपर लेफ्ट नीचे करते 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 एक पॉइंट पे इवेंचुअली पहुंच जाएगा, इन्फिनाइट टाइम के बाद, इन्फिनाइट स्टेप्स के बाद। वो पॉइंट हमें बताना है। यार ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है दिखने में। सोचो, थोड़ा सोचो। आप मान लो आप मैन हो, अब मैन नहीं आप तो फिर करते ही रहोगे, पूरा जिंदगी चलते ही रहोगे। मैन नहीं हो आप, चिंता मत करो, अब ऑब्जर्वर हो आप। थोड़ी सी आपको मैथ्स पता है, ठीक है। एक बार इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में चर्चा करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके। सबसे पहले 1 गया आगे, 1 आगे गया, यानी कि प्लस का 1 है ना, आगे मतलब प्लस में लिखवाया पीछे। उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर तो हम एक्स कोऑर्डिनेट में देखते नहीं। फिर ये गया हाफ पीछे, यानी कि माइनस पीछे, माइनस मतलब पीछे, हाफ पीछे। फिर नीचे गया, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर ये गया 1/4 आगे, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। फिर ये गया होगा 1/8 पीछे, फिर ये गया होगा 1/16 आगे, फिर ये गया होगा 1/32 आगे पीछे, आई एम सॉरी, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कुछ देख रहे हो ये, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है a/1 - r। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1, आर क्या होता है, कॉमन रेशो -12। सोल्व करो, 1/1 प्लस 1/2, ये हो गया आपका 3/2, 2/3, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट वो हो गया आपका 2/3। दिस इज द आंसर फॉर एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आई मेरी बात? आई होप समझ में आई होगी। क्या किया इसमें, थोड़ा हमने इन्फिनाइट जीबी का यूज किया। देखो अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा तो फिर आप इसको होल्ड पे रखो। अभी जब पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन पे आना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा सभी कराते हैं, तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखना। वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। मच्छर कितने हो रहे हैं, दिख रहे हैं क्या कैमरे में? वो ब्लर हो गया, बस वाई ऑसिलेशन क्यों कर रहा है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट में ये गया सबसे पहले एक ऊपर, फिर हाफ नीचे, फिर 1/4 ऊपर, फिर 1/8 नीचे, 1/16 ऊपर, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सोल्व करोगे इसका भी आंसर 2/3 आ जाएगा, यानी कि जो फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/3, 2/3। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आई मेरी बात? आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ये वाला तो बता देना, बुक्स वगैरह में दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको, बड़े आसान होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, आगे गया तो पॉजिटिव, पीछे गया तो नेगेटिव। जो मैंने पीछे बताया वही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करते हैं चौथे टॉपिक की। अब टॉपिक का नाम मैं बाद में लिखूंगा, इसी में मजा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो बीडू लोग। मैंने लिया एक पॉइंट, क्या 1 नहीं लेता, चलो ये ले लेता हूँ, वही वाला पॉइंट ले लेता हूँ, 1,3, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 3,5। एक मैंने वही अपना सेम ले लिया, पहले 2,5 था, मैंने 3,5 ले लिया, बताया मेरे को, थोड़ा मैनेज करो, ठीक है ना। अब मैंने आपसे बोला कि एक और पॉइंट है इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर, जिसको मैं बोल रहा हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4 दे देते हैं, सारे नंबर हो गए, 4 रह गया बस,
2,4 इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे कि मुझे बताओ AP/PB बताओ। कुछ लोगों को एहसास हो गया मैं क्या करा रहा हूँ। मैं आपको कराने वाला हूँ सेक्शन फॉर्मूला विदाउट सेक्शन फॉर्मूला। लिख रहा हूँ मैं, विदाउट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब बताओ कैसे करोगे, ट्राई करो। अब मैं कह रहा हूँ फिर से एक बार पोस्ट करो, आप आराम से इसको 5-10 मिनट दो। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ। करो करो, थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में करा था ना वैसे इसमें भी करो। बताओ हुआ? चलो मैं करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन देखना, इससे पहले स्टेप आई थिंक सबने कर लिया होगा, जो कि है ग्राफ पे प्लॉट करना है इसको। ये बना दिया मैंने ग्राफ, वाओ। 1,3 ये हो गया आपका A.1,3, ये होगा P.2,4, वाह। 3,5, वाओ। PB 3,5, 1,3, क्या हो गया अपना 2,4। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, मैंने क्या पूछा है, AP/PB हमसे पूछा है। आई थिंक दूसरा स्टेप भी सबने कर लिया होगा, कुछ ने अलग करा होगा, कुछ ने नहीं करा होगा, मैं आपको बताता हूँ। चलो, आई होप सबने ट्रायंगल बनाने की कोशिश की होगी, कुछ ने ये वाला ट्रायंगल तो बना ही लिया होगा। आई थिंक ये तो सबने बनाया होगा, दूसरे लोगों ने मुझे पता है क्या बनाया होगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता ना मैं वही बनाता। आपने क्या करा होगा, आपने ऐसा एक ट्रायंगल बनाया होगा, है ना। अगर ट्राई कराया तो ऐसा ऐसा ऐसा। क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। पर मैं अभी जो ट्रायंगल बनाने वाला हूँ वो है। अब बोलोगे यार तो चीटिंग है, आपने ये वाला ट्रायंगल बना के दिखाना चाहिए था। देखो मैं ऐसा है, ये मेथड 1 है, मैं लिख देता हूँ, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 में मैं वो वाला ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। पहले इससे करते हैं, फिर उससे भी करेंगे। ठीक है, आंसर सबसे मिलेगा। अभी आप वो वाली फिगर बनाइए तो उसको होल्ड पे रखो, ये वाली फिगर बना के देखो। अब इसको मैं बोल रहा हूँ C, इसको मैं बोल रहा हूँ D। देखना एक बात मेरी बड़ी ध्यान से, क्या ये परपेंडिकुलर है? जी हाँ। क्या ये परपेंडिकुलर है? जी हाँ। तो ये एंगल, सॉरी ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और एक लाइन कॉमन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? थोड़ी सी बात याद रखो यार, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा कौन सी यह थ्योरम होती थी, सारी थ्योरम मेरे को याद नहीं नाम। मैं बोल सकता हूँ कि एंगल PAC इज इक्वल टू BPD। ये एंगल बराबर है इसके, ये एंगल बराबर है इसके। ठीक है, दूसरी चीज, एंगल PCA बराबर है एंगल BDP के, यानी कि क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना, ये देखो लिख दूं मैं, दोनों 90 डिग्री है, तो ये एंगल बराबर है। क्या एंगल क्या ट्रायंगल आपका PCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल BDP के? क्यों? AA प्रॉपर्टी से, बाय AA क्राइटेरिया। भाई पीछे बताया मैंने आपको कि अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अब सिमिलर हो जाते हैं, हम इसकी कंडीशन लिख सकते हैं PC/BD इज इक्वल टू CA/DP इज इक्वल टू PA/BP। अब देखो हमें क्या चाहिए था, AP/PB, PA/BP एक ही चीज लिखी है, डिस्टेंस ही तो है, मतलब हमें ये चाहिए, ये हमें रिक्वायर्ड है। ये दोनों हमें पता ही नहीं, पता हमें लिखने पड़ेंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ एक चीज, ये चलो नहीं करता, उससे भी नहीं हो जाएगा। PA/ हमें BP चाहिए, ये बराबर है PC/BD के। PC क्या है? ये क्या है आपका पूरा
कैसे लिखूँ, पीसी क्या होगा आपका, पीसी होगा आपका पी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए का वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये 4 है, ये 3 है, तो आपका पीसी कितना हो गया, पीसी आपका हो गया 4 माइनस 3। बीडी कितना हो गया, बीडी यानी कि 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ये हो गया आपका 1/1, यानी कि जो आपका आंसर आ गया वो आ गया आपका 1। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, एक और कराऊंगा, थोड़ा अच्छा कराऊंगा वो वाला। अब मेथड 2 करते हैं। ठीक है, क्या आपने सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया, नहीं, उसके बिना ही हो गया। देखो मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा आसान ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा जानता है बहुत। मेथड 2 तो बड़ा बनाता हूँ मैं, तो आपने क्या बनाया होगा, आपने बनाया होगा ये वाला ट्रायंगल है ना, एक ये 90, ये 90, पहले ये था, पहले ये ऐसा था, अब थोड़ा चेंज करा है हमने, ट्रायंगल अलग बनाया है। ए बी सी डी पी क्या है 2,4, आपका 1,3, 3,5, 3 4 5, आपका 4, ओह मैंने गलत लिख दिया यार, 1 2 3 4 3 4 5 ओरिजिन। ठीक है, अब हम वही बात करेंगे कि देखो ये वाला ट्रायंगल, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए, ओह गलत लिख दिया है मैंने, रुक जाओ, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। अब मैंने क्या लिखा है, बी ए डी ये वाला एंगल और पी ए सी, यार ये तो एंगल सेम ही है, बराबर ही होंगे, ये भी एंगल वही है, ये भी एंगल वही है, क्या फर्क पड़ता है ना। दूसरी बात, एंगल पी सी है और एंगल बी डी है, वही बराबर है, दोनों 90 डिग्री है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी ए। ठीक है, मतलब कौन सा ट्राइंगल, एक ये वाला और एक बड़े वाला पूरा ये, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो हम इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि बी डी बाय पी सी इज इक्वल टू डी ए बाय सी ए इज इक्वल टू बी ए बाय आपका पी ए। थोड़ी राइटिंग में लिखने की दिक्कत आ रही है, हमने ये इसके क्राइटेरिया लिख दिया बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कोई दिक्कत। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए पी बाय पी बी, हमें क्या चाहिए ए पी बाय पी बी हमें चाहिए। यहाँ पे हमें पी ए तो दिख रहा है, यानी कि ए पी तो दिख रहा है हमें, पर उसके अपोन में यार पी बी नहीं है, उसके अपोन में ए बी है। चलो एक काम करते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे उससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो यार ये ऊपर आ जाएगा, हमें ऊपर चाहिए, इसको पी ए बाय बी ए चाहिए हमें, है ना, डी ए बाय सी ए, बी डी ओ पी सी बाय बी डी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी ए बाय बी ए, ओ हमें चाहिए पी ए बाय पी बी, हमारे पास क्या है पी ए बाय बी ए। अब बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, बी ए बी ए बी ए बी ए, बी ए को क्या हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, अरे हाँ या ना, डी ए सी ए पी सी बी डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ। पी ए बाय पी बी चाहिए था, हमारे पास है पी ए अपॉन ए पी प्लस पी बी, मतलब कुछ तो आया, चलो है ना। अब हम थोड़ा डिस्टेंस लिखते हैं, पी ए हमारे पास पता नहीं, हमें अभी पी ए नहीं पता ना, नहीं पी ए नहीं पता, पी ए निकाल सकते हो वैसे तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से, पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपका जब मुझे कोई मेथड पता लग गया, ध्यान में आए वो भी बताऊंगा। ये क्या होगा, लकड़ी दिख रही है यार, जो सेटअप ऐसा कर रखा ना, हाँ अब सही है, सॉरी पता नहीं कितनी देर से दिख रही थी यार, अब सही है, हिले ना हो, गिरेगा मेरा फ़ोन ही टूटेगा। अब सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, पी ए हम अभी नहीं इसका डिस्टेंस लेंगे क्योंकि हमें वही चाहिए, ए पी हम लिख देते हैं, ए
ए पी का हम डिस्टेंस एक बार लिख दें अगर, तो वो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि √2 प्लस पी बी। डी ए कितना होगा, डी ए हो गया हमारा 2, और सी ए कितना हो गया, सी ए हो गया हमारा 1। तो पी ए कितना हो गया 2 × √2 प्लस पी बी। दिक्कत हो गई यार ये तो थोड़ी सी, क्यों झूठ बोलूं। ऐसा करते हैं, एक चीज़ और करते हैं। तो वैसे मैं ऐसे रट के नहीं आया मेथड, इसलिए मैं थोड़ा अलग अप्रोच से जाना चाह रहा हूँ। आप तो देखो इससे भी जाएगा, वैसे थोड़ी दिक्कत होगी। देखो एक चीज़ और देखो, इसको लाओ। देखो तो मैं कह रहा हूँ उससे भी जाएगा, पर क्योंकि ये वाला मेथड जो अभी करने वाला हूँ, ये जो चीज़ करने वाला हूँ वो थोड़ी ज़्यादा फीजिबल है, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल करा था ना, उसको रेसिप्रोकल मत करो। बी ए बाय पी ए लिखे रहो, डी ए बाय सी ए, बी डी बाय पी सी। अब जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ना, आप भी वैसे ही करना। अगर आप कभी भी इंटरसेक्शन फॉर्मूले करो तो ऐसे करना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मेरी बात। हमें चाहिए पी ए अपॉन पी बी, हमारे पास है बी ए अपॉन पी ए। बी ए को मैं लिख देता हूँ आपका ए पी प्लस पी बी अपॉन पी ए। देखो रटनी नहीं है चीज़ें, जिस आपके रास्ते से आपका आंसर आ रहा है उसी रास्ते से जाओ, और जिस रास्ते से आपका आंसर सही आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, उस रास्ते से जाओ। अब देखो यहाँ पे मैं करता तो मुझे चाहिए था पी ए अपॉन पी बी। अब पी ए अपॉन पी बी लाना यहाँ पे थोड़ा नामुमकिन है, मुझे फिर कुछ और करना पड़ता, हो सकता है कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाना पड़ता, फिर मैं उसमें जाता। सबसे पहले आपको वो समझाता, इससे बढ़िया मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कैसे लिखा, इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा। अब मैंने करा स्प्लिट द डिनोमिनेटर, STD, यानी कि स्प्लिट डी डिनोमिनेटर। AP बाय AP, PB बाय AP। ये मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे कर दिया, इसको इसके नीचे कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे। PA को AP लिख दिया मैंने। ये कितना हो गया 1 प्लस PB अपॉन AP। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये हमें चाहिए था, इसको मैं बोल देता हूँ एक बार के लिए, कुछ नहीं बोला, चलो इसको हम, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो PB प्लस AP अपॉन AP प्लस 1 इज इक्वल टू DA बाय CA BD बाय PC। अब DA क्या है, DA है हमारा 2, CA हमारा 1 और ये हमारा 1। तो PD बाय AP हमारा क्या आ गया 2 - 1 1 आ गया हमारा आंसर। इसको रेसिप्रोकल करोगे 1 ही रहेगा, हमारा राइट आंसर आ गया। आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा यार कि यहाँ से क्यों नहीं करा। देखो मैं कह रहा हूँ कर तो आप यहाँ से भी सकते हो, पर ये वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा फीसिबल है, क्योंकि यहाँ जब मैं इस सिचुएशन में पहुँच गया था ना, यहाँ पे PB को अपॉन में PA के लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। ठीक है, उसके लिए मुझे और थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ती। यहाँ पे झट से आंसर आ गया हमारा 2 लाइनों में। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा। थोड़ा मैं अच्छा डेटा देता हूँ, ये तो बहुत आसान था। पहली ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक मैंने पॉइंट दे दिया, मान लो आपको मैंने दे दिया 2,3। एक मैं पॉइंट आपको दे रहा हूँ 5,7। एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूँ, ये A, ये B, ये P। अब P का मैं कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा आपको, P मैं बोल रहा हूँ है आपका अल्फा कोमा बीटा। जो ये डिवाइड करते हैं इस प्लेन को, इस लाइन को जिस रेशो में डिवाइड करते हैं वो है 2:3। यानी कि मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको दे दिया AP बाय PB, मैंने इस बार आपको दे दिया जो कि है 2,3। हमें निकालना है अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, बिल्कुल वही सेम चीज़। एक ट्रायंगल ये बनाओ, देखो मेथड इसका 1 वाला फॉलो कर रहा हूँ मैं, 2 नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि 1 वाला थोड़ा जल्दी कर देता है। 2 में भी आप कर सकते हो, पर 1 मेरे को ज़्यादा पसंद आता है, सच बताऊँ। ठीक है ना, ये C ये D दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P अल्फा कोमा बीटा, हमें चाहिए P पॉइंट चाहिए। तो हम करेंगे ट्रायंगल ACP सिमिलर टू एंगल PDP, AC
अपॉन पी डी इज इक्वल टू सी पी अपॉन डी पी इज डी बी इज इक्वल टू आपका ए पी अपॉन पी बी। सही लिखा ना, ए सी पी डी सी पी डी पी डी बी, बोला नहीं जा रहा है यार, ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, सही लिखा मैंने। और ए पी अपॉन पी बी है, मतलब ये टर्म हमारे पास है जो कि है 2/3 के बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका अल्फा कोमा बीटा। ए सी को एक बार लिखते हैं हम। ए सी क्या होता है, ए सी आपका ये आपका अल्फा है, ये आपका 2 है, तो ये लेंथ क्या हो गई अल्फा -2। तो ए सी क्या हो गया अल्फा -2। पी डी क्या हो गया, पी डी हो गया आपका ये आपका 5 माइनस अल्फा। सी पी क्या हो गया, सी पी हो गया ये हो गया आपका बीटा -3। ये हो गया आपका 5 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा बराबर 2,3। हो गया यार क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो है नहीं अब, वेरी इजी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ये, सोल्व करते हैं इसको। ये देखो वहां ले गया 3 अल्फा -6 10 - 2 अल्फा। ठीक है, 10 - 2 अल्फा, 5 अल्फा बराबर 16। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 16/5। ये है ना बढ़िया वैल्यू, कम से कम एक तो नहीं आई। अल्फा आ गया, बीटा निकालते हैं, बीटा -3 7 माइनस बीटा आपका हो गया 2,3 3 बीटा -9 14 - 2 बीटा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना यार। 5 बीटा बराबर कितना हो गया 23 हो गया, हाँ 23/5। अल्फा बीटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम प्रूफ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। आपको पता ही है सेक्शन फॉर्मूला, देखो कितनी देर का हो गया, 1 घंटे का हो भी गया, 2 घंटे लग जाएंगे मुझे लग रहा है पूरा पढ़ाने में अभी। ठीक है, हम करते हैं अब नॉर्मल वही चीज़ वापस से, पर वेरिएबल के साथ। ए बी पी एम एन ठीक है, ये सी ये डी, ए सी बाई पी डी इक्वल टू सी पी बाई डी बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, ये बराबर हो गया आपके m अपॉन n के बराबर। रेशो यही तो होता है, रेशो मतलब अपॉन में करना, डिवाइड करना। अब ट्राई करो यार, नहीं हिल जाएगा पूरा। ए सी क्या है, ए सी हमारा अल्फा, अच्छा इसको मैं बोलता हूँ x1 y1, इसको बोलता हूँ x2 y2। अल्फा माइनस x1 ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आपका x2 माइनस अल्फा, और चश्मे गिर गया। सीपी हो गया आपका बीटा माइनस सी तो हमें पता ही नहीं यार, y1 है ना, अच्छा y2 माइनस बीटा इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, क्या करते हैं, अल्फा माइनस x1 x2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन n, मल्टीप्लाई करो, अल्फा n माइनस x1 n m x2 माइनस m अल्फा। अल्फा वाली टर्म एक तरफ ले लो, अल्फा n प्लस m अल्फा इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1। आपका अल्फा मैंने कॉमन लिया यहाँ से, m प्लस n, वही सिम यहाँ चीज लिखी मैंने। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली आपका जो y आ गया यानी कि बीटा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज आपका सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि कभी भी आपको कोई बोले कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसमें एक पॉइंट है पी अल्फा कोमा बीटा, वो ए बी को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बताओ अल्फा कोमा बीटा क्या होगा, या फिर उल्टा करें तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज आपका, चलो मैं टॉपिक का नाम लिख दूँ फाइनली, कहाँ गया, सेक्शन फॉर्मूला।
अब सेक्शन फॉर्मूला आपको नहीं लगाना तो देखो बेवकूफ़ी है, सच बताऊँ तो सेक्शन फॉर्मूला तो बेसिक आना ही चाहिए। नहीं लगाना तो फिर आपको बेसिक मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, हजम कर लो थोड़ी देर, थोड़े पॉइंट लिखते हैं। नोट, फर्स्ट नोट देखना, नोट है भाई 500 रुपये का, ध्यान रखना बिल्कुल। इफ इन ए क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू फाइंड रेशो द पॉइंट divides the given line segment, then assume the ratio as lambda is to 1। क्या बोल दिया मैंने, बताता हूँ। कोई लाइन सेगमेंट है ए पी, कोई पॉइंट है पी अल्फा कोमा बीटा, सब आपको दे दिया। यहाँ पे आपको x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, पूछा है कि बताओ ए पी बाय पी बी क्या है। अब आप ए पी बाय पी बी को यार ए पी बाय पी बी भी लिख सकते हो, कुछ लोग इसको m/n लिख देंगे, या कुछ लोग समझदार इसको पता कैसे लिखेंगे, ए पी बाय पी बी अपॉन 1 लिख दिया। लिखा तो यही है, दिक्कत क्या हुई, मतलब फायदा क्या हुआ। सबसे बड़ी बात, अगर मैं ए पी बाई पी बी को लेमडा बोल दूं तो मैं रेशो क्या ले सकता हूं, मैं रेशो को ले सकता हूं लेमडा इज टू 1। इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा है कि आपके वेरिएबल कम हो गए। पहले आपके दो वेरिएबल थे ए पी और पी बी, आपने दोनों को न्यूमरेटर में जाकर लिख दिया, एक ही मान लिया, क्योंकि हमें चाहिए तो इंडिविजुअली यही, हमें ए पी नहीं चाहिए, हमें पी बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए पी बाई पी बी। हमने उसको लेमडा मान लिया और रेशो हमने ले लिया लेमडा इज टू 1। अब आपको मैं मेन बात भी ये है कि जब क्वेश्चन में आपको बोला हूँ ऐसे रेशो पूछने के लिए, बताने के लिए कि बताओ जी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उसको m/n नहीं लेना, उसको आपको लेना है लेमडा अपॉन 1। ठीक है, लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो हो गया आपका रेशो। अगर रेशो आ गया 5/3 तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। In case of external division, the formula becomes अरे पेन चल रहा है यार, अभी लाया हूँ, आज ही लाया हूँ। becomes, चलो बताना कितने कितने वाले पेन होंगे ये, बताओ। चलो ये 5 का और दूसरे वाले 5 का, 5 के पेन है, इतने बढ़िया चलते हैं, सर बता रहा हूँ। 40 वाले पेन इतने बढ़िया चलते हैं। अल्फा हो गया आपका mx2 माइनस nx1 अपॉन n माइनस n। सिमिलरली बीटा हो गया आपका m/2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1 n। अब लिख तो आपने दिया, समझा भी दो, समझा देते हैं। नोट्स, हाँ एक चीज़ और, अरे ये कंकी कहाँ से आ रही है एक और मैं चीज़ कह रहा हूँ कि जो नोट्स है ना इसके, मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी, डोंट वरी। आओ देखते हैं। ये है आपकी एक लाइन ए, ये है आपकी एक लाइन बी, मतलब एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ठीक है, अब एक आपने जो अभी तक देखा डिवीजन, वो था आपका इंटरनल डिवीजन, यानी कि जो पॉइंट है P वो ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है और ए पी पी बी हमसे पूछा जाता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी लाइन सेगमेंट पे ये लाई ना करे, ए बी लाइन पे लाई करे। समझे मेरी बात? ये क्या है आपकी ए बी लाइन सेगमेंट, और पूरी आपकी क्या जा रही है, ये आपकी जा रही है ए बी लाइन। समझिए मेरी बात, यानी कि ए बी लाइन पे ये लाइन नहीं करता। कहाँ लाई करता है? लाई करता है यहाँ पे। अब आपसे कोई पूछे कि पी ए
और पी बी एम बाय एन है, यानी कि पी ए बाई पी बी एम अपॉन एन है। थोड़ा समझे, मतलब बीच में नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। पहले क्या था, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। अब क्या है, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक। बोलना क्या हो जाता है, कुछ नहीं करना आपको, जो दूसरा साइन है ना वो माइनस ले लेना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ वगैरह होता है, देखो ऐसे ही कर सकते हो प्रूफ, जैसे मैंने कराया ना ट्रायंगल बना के। खुद ट्राई करना एक बार, चलो ना हो तो बताना, ट्राई करना, आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। बाकी इतना समझ लो यार, वो कंगी आई है यार कंगी बेइज्जती करा रही मेरी। ये देखो पी ए पी बी, वही करना है आपको, ट्राइंगल बनाना है ऐसे दो। इस जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को लिख लेना आप एम माइनस एन, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बात, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज और देख लो आप, इन एक्सटर्नल डिवीजन, अच्छा मैंने एग्जांपल जो कराया ना वो सही बैठ गया इस पॉइंट के लिए। डी रेशो कैन नेवर बी 1:1। क्या लिख दिया मैंने यार, आप खुद दिमाग लगाओ, क्या m अपॉन n कभी 1 हो सकता है, बताओ। यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि m बड़ा है n से, क्या कभी m और n बराबर हो सकते हैं? कोई समझदार इंसान अगर हाँ बोल रहा था यार देखो खुद मेरे को बना के दिखा दो बस। जैसे जैसे मैं इसको पास लेता जा रहा हूँ, इसके p को जैसे जैसे b के पास लेकर जाऊंगा, ये n थोड़ा छोटा 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 होता जाएगा। जैसे ही p यहाँ आ जाएगा ना बिल्कुल p के पास, ये तो बोलने में कंफ्यूजन हो रही है यार, तो ध्यान सुनना। जैसे ही p b के पास आ जाएगा, आता रहेगा, बिल्कुल उसके पास में आ जाएगा, यानी कि 0 के करीब जाएगा, वैसे ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे जैसे n छोटा होता रहेगा ये बढ़ता रहेगा, ये भी रेशो बढ़ता रहेगा। जैसे 0 हो जाएगा जिस दिन ये, उस दिन ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये n बड़ा होता गया पूरा रेशो 0 हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, ध्यान रखना, कभी 1 नहीं हो सकता। AP अपॉन PB कभी 1 नहीं हो सकता एक्सटर्नल डिवीजन में। इंटरनल डिवीजन में हो सकता है क्या? ये देखो ये हुआ बड़ा, ये आया था हमारा 1 आया था ना, देखो मैं कहता हूँ एग्जांपल सेट बैठ गया बिल्कुल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और तो आई थिंक कुछ पढ़ाना नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला सब हो गया। मैं देख लूँगा एक बार, मैं लिस्ट बना रखी है उसे क्या क्या पढ़ाना है मैंने। ये तो बाद में आएगा। वाह हाँ एक चीज आ गई, चलो बता देता हूँ, अच्छी बात है मैंने देख लिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला यही बता रहा हूँ, अलग से टॉपिक क्या डलवाऊंगा। इससे रिलेटेड है ये। व्हेन द रेशो ऑफ इंटरनल डिवीजन becomes 1, the point is called midpoint of given line segment, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कहना चाहता हूँ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका एक पॉइंट P। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो P क्या हो गया आपका, हो गया मिड पॉइंट किसका, ऑफ AB, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यानी कि हमारे पास M क्या हो गया, और हमारे पास M लिखूं क्या लिखूं, M अपॉन N क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा फॉर्मूला लगाओगे तुम तो ये क्या पाओगे, अल्फा कोमा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा का हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है,
x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कैसे करा? m और n 1 मान लो, आप ऐसे करो, m भी 1 मान लो और n भी 1 मान लो, तो आपका, आप जब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आपका हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, क्वेश्चन इसको करा सकता हूँ मैं, सोच रहा हूँ एक होमवर्क में दे दूंगा इस पर क्वेश्चन, आपका लैम्डा निकालने वाला कर लेना। ठीक है, बात करते हैं चौथे टॉपिक की। चौथा ही है ना? नहीं, पांचवा, सॉरी, पांचवा टॉपिक, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। आप बोलोगे यार इसकी पहली राइटिंग लिख दी। अरे आसान है, कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली। मैं आपको, जैसे मैंने सेक्शन फॉर्मूला कराया, सबसे पहले क्वेश्चन कराया, फिर प्रूफ कराया, ये ऐसे नहीं हो सकता ये, क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार चलो प्रूफ करो कि मेरा नाम दक्ष है, कैसे करोगे बताओ? मैं बोलूँ चलो, मैंने आपको सीधा क्वेश्चन दे दिया कि बताओ मेरा नाम क्या है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताऊंगा, फिर 1-2 महीने बाद मैं आपसे पूछूंगा कि चलो मेरा नाम बताओ, तो आपके ऊपर है कि आपको याद है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी होता कि मैंने बताया ही नहीं फिर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, ऐसा नहीं होता ना। डेफिनेशन लिखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? ओके, पॉइंट्स दिख रहा है ना, पॉइंट्स P एंड Q आर कॉल्ड हार्मोनिक conjugates with respect to A and B if they divides the line segment AB internally and externally in the same ratio। क्या कह दिया मैंने, सुनो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वैसे डायरेक्टली मेंस या एडवांस में कभी आया नहीं है, तो आने के चांसेस है थोड़े, किस दिन टपकेगा तो सब हैरान हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, एक कोई पॉइंट है मान लो P, अरे चला जा भाई, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे M, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे N। थोड़ा वैसे गलत बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। सुनो, P पॉइंट है कोई जो कि M:N की रेशियो, ये डिस्टेंस नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है ना, आई एम सॉरी, यहाँ लगाता हूँ, ये M:N रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली एक पॉइंट है Q जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को इन दी रेशियो M:N, यानी कि P भी डिवाइड कर रहा है M:N में, Q भी डिवाइड कर रहा है M:N में। डिफरेंस क्या है? P इंटरनली कर रहा है, Q एक्सटर्नली कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? रेशियो सेम है पर एक इंटरनली कर रहा है, एक एक्सटर्नली कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ इसका एक प्रूफ देखते हैं बढ़िया सा। तो मैंने आपको क्या बोला कि AP बाय PB बराबर है AQ बाय BQ के, यही तो बोला मैंने, और क्या बोला? अब थोड़ा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। AP इंटू में BQ इज इक्वल टू AQ इंटू में PB। AP को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB को कुछ नहीं लिख सकता। BQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? BQ को मैं लिख सकता हूँ AQ माइनस AB, AQ माइनस AB। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ समझो। AQ को मैं कुछ नहीं लिख सकता, नहीं AQ तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं AQ को मैं कुछ नहीं लिख सकता, आई एम सॉरी। हाँ सही बात है, AQ को मैं कुछ नहीं लिख सकता, पर वहीं मैं AB को मैं PB को मैं लिख सकता हूँ AB माइनस AP। अब आप बोलोगे यार इसको भी कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते थे, थोड़ा प्रूफ का चक्कर है, ध्यान से देखो, अभी बताऊंगा, सब समझ में आएगा। अब इसको मैं लिख दूंगा AP इंटू AQ माइनस AP इंटू AB, AB इंटू AQ माइनस AP इंटू AQ। क्या करा मैंने? ये मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली।
अब देखो कि जो ए पी इंटू ए क्यू है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक तरफ ले आते हैं, ए पी इंटू ए क्यू यहाँ पे आया तो 2 टाइम्स हो गया, इसको घुमा ले गया, ए बी इंटू ए क्यू प्लस ए पी इंटू ए बी। आप देखोगे एक बढ़िया चीज, यहाँ पे ए पी ए बी और ए क्यू मल्टीप्लिकेशन में है, बारी बारी दो दो के बारे में, दो दो के पार्ट्स में, पहले ये मल्टीप्लाई में, एक ये मल्टीप्लाई और एक ये मल्टीप्लाई में। कभी आपको मैं एक टिप देता हूँ, कभी आपको ऐसा कुछ दिखे ना जिसमें 3 टर्म्स बारी बारी दो दो बार मल्टीप्लाई में हों, तो आप डिवाइड कर दो उन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से। मतलब डिवाइड कर देता हूँ मैं, ए पी इंटू ए बी इंटू ए क्यू। वाह, जब मैंने इसे डिवाइड करा, चलो लिख के बताता हूँ मैं आपको, ए पी इंटू ए क्यू, ए पी ए बी ए क्यू, ए बी इंटू ए क्यू, ए पी इंटू ए बी इंटू ए क्यू, ए पी इंटू ए बी, ए पी इंटू ए बी इंटू ए क्यू। वाह, जो कट रहा है काट दो, ए पी कट रहा है, ए क्यू कट रहा है, ए बी कट रहा है, ए क्यू कट रहा है, ए पी कट रहा है, ए बी कट रहा है। 2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू। इसको हमें याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, आपको देखो फिर से सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा सा यूज हो रहा है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा होता ही है यार, क्या करें। बस 2 जगह होगा अभी आज के लेक्चर में, तो बाकी देखा जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, आपने कभी पढ़ा है कि अगर ए बी सी ए पी में है, नहीं ऐसे नहीं लिखता, अगर ए बी सी एच पी में है, यानी कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी ए पी में है, और अगर ये सब ए पी में है तो ये रिलेशन ये फॉलो करते हैं। आई होप इतना पढ़ा होगा। तो सिमिलर रिलेशन यहाँ पे भी दिख रहा है हमें, तो हम कह सकते हैं कि जो ए पी ए बी और ए क्यू है आर इन एच पी। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इसका नाम हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एच पी में है, आर इन एच पी। वाह, समझ में आई बात। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट में इतना ही था, बाकी अब हम बात करने वाले टॉपिक की। और देखने वाला टॉपिक 6th टॉपिक हमारा चैप्टर का, जो कि होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अननेसेसरी वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता मैं। देखो बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया सा एक। मैं डेटा उठा लेता हूँ, मेरे पे लिखा हुआ डेटा चुरा रहा हूँ डेटा में कहीं से। देखो अगर आपको कहीं सेम डेटा मिल जाए तो मेरा गला मत पकड़ना। समझ गया यार, हो जाता है, बताओ कोई बात है। मिल गया। कोई पॉइंट है हमारा ए, कितना है 1,7। यार थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इसमें, चलो मैं खुद से लेता हूँ, खुद से ले लेता हूँ मैं, कोई नहीं ले लेता हूँ मैं 3,5। एक पॉइंट बी है जो है हमारा 2,3। एक कोई पॉइंट है हमारा सी जो कि हो जाएगा हमारा 5,1। ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से मिलकर एक बनता है ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का आप एरिया बताओ। बताओ कैसे बताओगे, चलो ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। हिंट मैं दूं, हिंट ये है कि इसको पूरी फिगर को ग्राफ पे प्लॉट करो जैसे हमने पहले करा था, ठीक है। ये हिंट है, करो करो।
ट्राइंगल का एरिया सोचते सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में वही आता है वैसे कि हम वो कर देंगे अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। थोड़े और जो दिमाग वाले लोग होते हैं वो कहेंगे कि यार हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, सेमी पीरीमीटर एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में, है ना, वो भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। एक मेथड हो रहा है। चलो मैं बताता हूँ। प्लॉट कर लेते हैं पूरे को, ये और ये। वाह। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये एरिया। अगर मैं ये पूरे को, मुझे जा रही रात को 3 बज रहे हैं, सोचो, छोड़ो। ये देखो, अगर मैं ये वाले एरिया और ये वाले एरिया को प्लस कर देता हूँ और उनमें से माइनस कर देता हूँ ये वाला एरिया, तो क्या होगा? मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था अगर मैं ये वाले पूरे एरिया में से, मतलब ये वाला पूरा एरिया प्लस करूँ, प्लस ये वाला पूरा एरिया करूँ, माइनस ये वाला एरिया कर दूँ, तो कहाँ पर ये वाला एरिया आ जाएगा। थोड़ा समझो बात को। अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ ए बी सी का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरिया निकाल रहा हूँ ट्रेपीजियम का। कौन सा ट्रेपीजियम का? ए बी सी डी ई मान लो। ए बी सी डी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ए डी ई सी माइनस एरिया ऑफ बी सी ई। कहाँ सी? यहाँ भी है, वहाँ भी है, क्या बात कर रहा हूँ मैं? गलती करके यार। इसको मैं बोल देता हूँ सी डी ई, नहीं, इसमें बोलता हूँ पी। ए बी पी डी ए डी ई सी, ये तो सही है। बी सी कहाँ गया? बी सी नहीं है, बी पी ई सी, ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अगर मैं ये कर दूँ पर एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का, ठीक है क्या? अब हम निकालते हैं एरिया। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? इसकी पैरेलल साइड कौन सी है? एक ये और एक ये, एक ये और एक ये कौन सी है? इसकी पैरेलल साइड का फॉर्मूला क्या है? 3। इसका फॉर्मूला कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है? 3। इसकी वैल्यू क्या है? 5 प्लस हाफ। यहाँ पे क्या है? ADEC देखते हैं। ADEC में ये क्या है? 5 प्लस ये क्या है? 1 माइनस हाफ BPEC। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। अच्छा, मैंने हाइट मल्टीप्लाई नहीं करी, कर रहा हूँ मैं वो भी। 3 और यहाँ पे 1, 3 प्लस 1। ओके, यहाँ पे हाइट मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट कितनी है इसकी? हाइट होती है ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है आपकी 3 माइनस 2 यानी कि 1। ये डिस्टेंस क्या है? ये है 5 माइनस 2 यानी कि 2। ये डिस्टेंस क्या है आपकी? ये डिस्टेंस है आपकी 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करते हैं आराम से। सोल्व करेंगे इसको 8 4, सोल्व करेंगे इसको 6 6 2, हाँ 6 ही आ जाएगा बस। माइनस 4 2 6, 4 2 6 कट गया। एरिया आ गया हमारे पास 4। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हमने कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं, हमने बेसिकली अपना ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया और एरिया हमने निकाल लिया अपना। आओ एक वेरिएबल की टर्म में कर लेते हैं इसको, नॉर्मल, ठीक है ना? ये हो गया हमारा पॉइंट A, x1, y1, ये हो गया B, x2, y2, ये हो गया C, x3, y3। एरिया निकालते हैं आराम से। एरिया हम दिखाते हैं
ऐसे डेल्टा से, ठीक है ना, हाफ मैंने कॉमन ले लिया सबसे, ठीक है ना। पैरेलल साइड्स, किसकी पैरेलल साइड, सबसे पहले बात तो इसकी पैरेलल साइड ये प्लस ये, यानी y1 प्लस y2 इनटू में हाइट, यानी कि ये x1 माइनस x2 प्लस इसकी पैरेलल साइड y3 प्लस y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x1 माइनस ये प्लस ये y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस x3 माइनस x2 भाई x2, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ जी, हाफ थोड़ा अच्छे से करें तो x1 y1 प्लस, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, तो ऐसा करते हैं हम, x1 में जो कॉमन आएगा वो लिखते हैं, y1 प्लस y2 आएगा, और यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 में क्या आएगा हमारे पास, माइनस y1 माइनस y2, अरे दोनों में माइनस आ रहा है यार, तो कुछ गलती नहीं कर दी मैंने, मुझे लग रहा है, ठीक है, हाँ सही करा है, प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, प्लस आपका x3 में क्या क्या आएगा आपका, y1 प्लस y2 माइनस y2 माइनस y3, थोड़ा गंदा लग रहा है दिखने में, अभी देख लो, अभी समेट देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया हो गया हमारा हाफ 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 हाफ, x1 के ब्रैकेट में क्या आ गया, y1 कट गया, y2 माइनस y3 प्लस x2 के ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, y3 माइनस y1, और x3 के ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, x3 के ब्रैकेट में आ गया हमारे पास y1 माइनस y3। दिस इज द फॉर्मूला जो हम डिराइव कर चुके हैं। अब यार दिखने में तो देखो ये गंदा है, झूठ की बात तो है नहीं, तो हम क्या करें, इसको हम थोड़े सुंदर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट आप, आई होप आपको पता है, नहीं पता बताता हूँ अभी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। इसके बाद एक लगता है मोड, ये क्या है, ये आपका मॉड्यूलस, और ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट। वाह, पता है आवाज कहाँ से आ रही है, मैं बताऊं, जो गेट है ना हमारा, उसमें पता नहीं कोई कीड़ा है क्या है, रोज ऐसे कट 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 की आवाज आती है, पता नहीं क्या सीन है। अभी मैं तभी उठा भी था, बैकग्राउंड यूज करता है बहुत ज़्यादा, चलो जो भी है छोड़ो, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। एक और मेथड है इसको लिखने का, वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मोड हाफ, ऐसे लिखो कुछ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, फिर से एक बार, ये क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, और ये मोड खत्म। चलो देखते हैं, इससे पहले ये देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ट्राइंगल का एरिया हमने कैसे लिखा, हाफ, मॉडुलस भी है भाई ध्यान रखना, x1 y1 लिखा, x2 y2 लिखा, x3 y3 लिखा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। आप भी ध्यान रखना कि x1 y1 ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा वो होगा x2 y2, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे वाला x3 y3 होगा। तो लास्ट में फिर से हम x1 y1 लिखेंगे एक बार, ये बंद करेंगे डंडा, और मॉड्यूलस हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि हाफ मॉड्यूलस हाफ x1 y2 माइनस x2 y1। ये हाफ सबके बाहर है, प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1
माइनस x1/3। दिस इज दी फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है, बिल्कुल सेम लिखा है, आप खोल के देख लो इसको, बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है। ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। दूसरा मेथड डिटरमिनेंट वाला। डिटरमिनेंट आई होप आपको आता है, नहीं आता मैं बता रहा हूँ। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, हाफ बाहर है, मॉड्यूलस सबसे पहले तो हाफ बाहर है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम x1 के आगे क्या है प्लस, तो लिखते हैं प्लस x1, ब्रैकेट खोलते हैं। हम क्या करते हैं उसके बाद इसकी रो को छुपा लेते हैं और इसकी कॉलम को छुपा लेते हैं। क्या दिखा आपको? आपको बस ये चार चीज़ें दिख रही है। आप क्या दिख रहा है? अब ये चार चीज़ें दिख रही है आपको, बस क्या दिख रहा है? बस ये चार दिख रही है। हमने क्या करा, इसकी कॉलम को छुपा लिया और हमने इसकी रो को छुपा लिया, तो हमें बस ये चार चीज़ें दिख रही है, चार चीज़ें। अब चार चीज़ों में हम वही क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू में 1। समझ आई मेरी बात? माइनस y1 क्योंकि माइनस है, उसके बाद फिर हम इसकी रो छुपा लेंगे और अब दिखाऊंगा ऐसे यार, इसका ऐसे हम वो कॉलम छुपा लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, x2 इंटू में 1 माइनस x3 इंटू में 1 प्लस 1 है। फिर उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, ये चार बचे बस, x2 इंटू में y3 माइनस x3 इंटू में y2, ये भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब तीन मेथड है इसको लिखने के, या तो ऐसे कर लो या तो यही याद कर लो। ये याद करो सबसे बेस्ट तो यही है, या फिर डिटरमिनेंट में याद करो। डिटरमिनेंट आपको हो सकता है खोलना नहीं आता हो अभी, बाकी आप शॉर्ट वगैरह देख लेना यूट्यूब पे डिटरमिनेंट खोलने का, अगर नहीं समझ आया तो, वरना 12th में तो आपको सीखना ही है। ठीक है ना। बात में ध्यान रखना, जो एरिया होता है वो या तो आपका ऐसे होता है, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला इसका सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीसरा फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि होता है आपका अंडर रूट में s इंटू में, अरे दिख नहीं रहा, s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ए बी सी क्या है, ए बी सी है आपकी साइड लेंथ, और एस क्या है आपका, एस है आपका सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं यार, वैल्यू पुट करनी है, कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे तो और क्या। आ जाओ, दिख रहा है, नोट लिखना है, काम की बात। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, आ रही ना आवाज मेरी, ट्राइंगल, ऐसे कर लिया। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन एज √3/4 a², यानी कि √3 क्या है आपका नंबर है, √3/4 मल्टीप्लाई करना है, इनटू में a का स्क्वायर कर देना। अब a क्या है, a आपकी साइड लेंथ, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, एक तो तीन फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछले पेज पे। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एक और फॉर्मूला होता है √3/4 a², जो कि स्पेशली इसके लिए ही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, आई होप याद रखोगे आप। बाकी हम मूव करते हैं अगले टॉपिक के। 7वां टॉपिक हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब तक मैंने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया बस। अब मैं आपको ट्रायंगल के ऊपर जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, आपका
4 कोनों वाला, 4 वर्टिसेस वाला, 5 वर्टिसेस वाला, 6 वर्टिसेस वाला, जितने भी आपके होते हैं, मतलब आपका क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, जो भी नाम होते हैं मुझे नहीं पता, देखो वो हम सब कर सकते हैं। उनका सबका एरिया कैसे निकालें? सबसे पहले मान लो ये ए पॉइंट है कोई x1 y1, कोई बी पॉइंट है x2 y2, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कोई सी पॉइंट है x3 y3, डी पॉइंट है x4 y4, डी ई पॉइंट है x5 और y5 एंड सो ऑन। उनको ज्वाइन कर दूं अगर मैं, तो कुछ इस तरीके की फिगर बन रही है। और ये अब चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मान लो कोई यहाँ पे z पॉइंट आ जाता है, x n y n, इसको हमने ज्वाइन कर दिया कोई ऐसे, मतलब ये इन्फिनाइट n पॉइंट्स तक चल रहा है, यानी कि n साइडेड पॉलीगन है ये आपका, ये क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल दूं क्या, पॉलीगन बोल देता हूँ, n साइडेड पॉलीगन है आपका ये, मतलब ऐसा कोई शेप जिसकी n वर्टिसेस है। तो आप मुझे बताओ उसका एरिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इसका बड़ा आसान है। सबसे पहले मोड की एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, हाफ लंबा डंडा x1 y1 x2 y2 x3 y3 सो ऑन xn yn, और लास्ट में फिर से एक बार x1 y1, जो हमने एरिया में मैथो ट्रायंगल में किया था वैसे इसमें भी करना है। आपका क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, xn y1 माइनस x1 yn। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप हो गया। अब हम करते हैं थोड़े क्वेश्चंस। आज की जो मेरे को थ्योरी पढ़ानी थी वो मैंने पढ़ा लिया, एक दो हम करते हैं क्वेश्चंस, फिर क्लास को हम करेंगे समाप्त। मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है करने लायक, जो क्लास में करने लायक है, बाकी होमवर्क में करने लायक है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, खुद ट्राई करना है भी आप एक बार। प्रूव दैट अरे मच्छर कोई पढ़ना है, हट जाए यार, क्या है काटते बड़े हैं मच्छर यार। प्रूव दैट ऑल वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑसिलेशन हो रही है, इक्विलेटरल अरे वाह, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी रैशनल। मैंने थोड़ा ब्रेक लेके आया हूँ, सच बताऊँ मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। बी रैशनल क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो मेरी बात। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसकी जो वर्टिसेस होगी, यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कोनों के, पॉइंट्स के, ए बी सी, मतलब ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे रैशनल नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक तो इरेशनल होगा ही होगा। प्रूफ करो, कैसे करेंगे प्रूफ? अरे इक्विलेटरल बनाना ना, लो ये बना दिया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो, थोड़ा लग नहीं रहा, सच बताऊँ तो, ए मान लिया, बी हो गया सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं हमेशा, ध्यान रखना। मान लेते हैं ऑल दी वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल बी रैशनल। ये ट्रायंगल एक तो इक्विलेटरल है, हमने कह दिया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों रैशनल है, हमने बोल दिया, ठीक है ना। अब प्रूव करते हैं कि जो इसका एरिया होगा, प्रूव नहीं करते, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका एरिया क्या होगा मुझे बताओ जरा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी बता के हटाऊँ, √3 वही लिखा हुआ दिख रहा है, √3/4 ये स्क्वायर इसका एरिया होता है। पर उससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये
हाफ मोड़ लगाना भाई, हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सही लिखा है। एरिया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बात सुनना है, अगर वर्टिसेस इंटीजर है, सॉरी वो है रैशनल है, तो आपकी जो साइड होगी वो भी रैशनल होगी। मतलब ये रैशनल, ये रैशनल, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक ये साइड लेंथ बनाएंगे ना जो निकालेंगे, वो भी रैशनल होएगी। कैसे निकाल के देख लो, कोई भी एग्जांपल मुझे एक बता दो कि दोनों रैशनल है, ये ही रैशनल है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात स्क्वायर लगाया। अगर आप बोलोगे यार सर नहीं ऐसा नहीं होता, रूट में होता है डिस्टेंस, तो रूट में तो कुछ भी बना सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। स्क्वायर लगाया यहाँ पे, देखो रूट हट ही जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में जो रूट आता है ना वो हट जाएगा, कुछ भी हो जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ आपका। अगर मैं साइड लेंथ ए, यहाँ पे कुछ अंडर रूट में होगा, उसके कुछ अंदर होगा जिसका स्क्वायर होगा, तो मतलब यहाँ पे कुछ रूट में नहीं आ सकता, यहाँ पे कुछ रूट में नहीं आ सकता, दोनों को प्लस करके रूट में आ सकती है एक ही वैल्यू, में मानता हूँ। पर यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब एट द लीस्ट इंटीजर तो आएगा ही आएगा। इंटीजर आएगा या फिर फ्रैक्शन आएगा उसकी बात नहीं है, इरेशनल नहीं आएगा, आएगा तो रैशनल। यानी कि जो ए स्क्वायर वाली टर्म है ये है आपकी रैशनल। जो 4 है आपका, 4 वो है आपका रैशनल। रूट 3 की बात करते हैं अभी। जो आपको ये पूरी टर्म है, मुझे बताओ रैशनल है या इरेशनल? क्या x1 रैशनल, क्या y1 रैशनल, क्या 1 रैशनल, क्या x2 y2 1 x3 y3 1 हाफ, ये हाफ, क्या सब रैशनल है? बिल्कुल रैशनल है। तो क्या ये जब मैं इसको पूरा खोल के ये लिखूंगा तो क्या ये पूरा रैशनल आएगा? रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल इज ऑल्सो रैशनल। तो ये जो पूरा एरिया आएगा ना, ये पूरा जो टर्म बन के आएगी, दिस इज ऑल्सो रैशनल। बात समझे मेरी? बिल्कुल रिवाइंड कर लेना, देखो रिवाइंड कर लेना बिल्कुल। पर ये जो रूट 3 चाचा है मुंह भुला के बैठे हुए हैं यहाँ पे, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो आप मना नहीं कर सकते, आप 10th में अभी करके आए हो कि प्रूव रूट 3 इज इरेशनल नंबर, आता ही है उसमें तो 5 नंबर का नहीं आता, 3 नंबर का आता है मेरे ख्याल। अब देखो हमने कहा था यार कि वर्टिसेस इसकी रैशनल है, मान लेते हैं हमने मान के पूरा काम धाम कर दिया। पर हम क्या देखते हैं, इरेशनल। अच्छा देखो ना, इरेशनल ये है, ये रैशनल है, इरेशनल इंटू रैशनल क्या होता है? इरेशनल होता है मेरे दोस्त। यानी कि जो पूरी LHS है दिस इज इरेशनल, और जो आपकी पूरी RHS है वो आपकी रैशनल। कह रहे हैं इरेशनल बराबर हो गया रैशनल के, कैसे हो सकता है भाई? नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई देयरफॉर आवर assumption was wrong। अरे आप अभी तो पढ़ के आए हो 10th में, क्या बोलते हैं इसको, बाय कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कोई लाइन लिखते हैं पूरी, उसमें ये रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करने के लास्ट में कि हमारी assumption गलत थी इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, बस wrong। therefore not all vertices of an equilateral triangle can be rational। समझ में आई मेरी बात? अरे आई नहीं आई? ये चीज़ आपकी आ सकती है, मेंस में भी आ सकती है, एडवांस में भी आ सकती है, थोड़ी अच्छी लेवल की बात है। प्रूफ आपको आई होप समझ में आया, प्रूफ आना चाहिए भाई समझ में, ठीक है ना। ये वही वाला प्रूफ है, देखो कि हमने पहले कुछ अज्यूम किया, उससे कुछ प्रूव करने की कोशिश की, प्रूव हो तो गया पर गलत प्रूव हुआ, इसलिए हम बोलेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। बहुत कुछ पढ़ लिया यार आज तो, मज़ा ही आ गया। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की, थोड़े ग्राफ के बारे में बात की, कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा, आपका हमने कोऑर्डिनेट देखा, फिर हमने थोड़ा और ऐसे चर्चा की, नॉर्मल चर्चा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखा, क्राइटेरिया देखे उसके, ठीक है ना, थोड़ी और चर्चा की उसके बारे में। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ किया आपने खुद, ये वाला क्वेश्चन किया। उसके बाद फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ किया, खुद आपने किया, उसके 2 मेथड देखे। फिर हमने इसका एक और क्वेश्चन किया,
फिर हमने इसको प्रूफ किया, फिर हमने एक नोट लिखा पहला, एक्सटर्नल डिवीजन देखी, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लिया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट देख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने प्रूफ किया जब आवाज़ आ रही थी हमारे घर से। हमने उसके 3 फॉर्मूला देखे, हमने फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखा, लास्ट में क्वेश्चन देखा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं कि मैं आई थिंक 4-5 क्वेश्चन अभी होमवर्क में देने वाला हूँ, क्योंकि 1-2 कंसेप्ट मुझे और बताने हैं इन चीज़ों पे, जैसे कि ट्रांजैक्शन पॉइंट आपको नहीं बताया अभी मैंने, मोड मैंने आपको बता रहा हूँ कि लगाना है पर उसका यूज़ क्या है वो नहीं बताया मैंने आपको अभी। एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा जब मैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे को 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं जो मैं आपको कराऊंगा। मेरे को ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन भी कराना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। क्या कैमरा टिल्ट हो जाएगा क्या? लगता तो नहीं, ये शक्ल दिखा नहीं पाऊंगा मैं अपनी। चलो फिर मिलते हैं, देखो मेरा अंगूठा देखो कितना मुड़ जाता है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय, आते रहना।